वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो सीरीज़ हम लोग चल रही थी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि संवेदनशील अवस्था, क्षेत्रीय अवस्था और विशिष्ट और अप्रतिक्रियात्मक। तो देखिए बच्चा जो भी होता है सबसे ज़्यादा वो कब सीखता है? वो अपने पर्यावरण से सीखता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो पर्यावरण के आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अधिक से अधिक सीखता है। तो हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वो क्या संवेदनशील कहाँ होगा? जब बच्चों के साथ जुड़ाव देखेगा, सभी के साथ रहेगा, तब वो संवेदनशील अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो बच्चा अधिकतम पर्यावरण के माध्यम से सीखता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक माँ ने देखा, क्या देखा कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? विकास के सिद्धांत जो 8 प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, उनमें से एक इसमें से कौन सा विकास होगा जो इसको इंडिकेट कर रहा होगा? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन दे रखते हैं। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है हमारा सिर से पैर की ओर होता है। सेफेलोकैडुअल जिसको बोलते हैं या प्रॉक्सिमोडिस्टल, 2 तरह के होते हैं। सेफेलोकैडुअल क्या होता है? सेफेलोकैडुअल जो होता है हमारा वो सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल जो क्या होता है केंद्र से परिधि की ओर, ठीक, केंद्र से परिधि की ओर होता है। और सेफेलोकैडुअल एक होता है सेफेलोकैडुअल क्या होता है हमारा सिर से पैर की ओर, ठीक है। अगर हम बात करें हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, चरण दर चरण क्या करता है? आगे बढ़ता है, ये भी बात ठीक है। अगर हम बात करें कि चरण दर चरण आगे बढ़ता है, अलग अलग विकास में अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, बिल्कुल सही बात है। जो सभी का पैटर्न सेम होता है लेकिन गति भी क्या होती है? असमान होती है। गति जो होती है असमान होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें डी ऑप्शन है नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अलग अलग व्यक्ति में विकास अलग अलग गति से होता है। अब चरण दर चरण आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होता है कि पैटर्न बराबर होता है। यदि बच्चा बैठना सीखेगा तो सभी के बच्चे एक ही एज में बैठना सीखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी चल देते हैं, बहुत बच्चे देर में चलते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास का दर अलग अलग होता है, लेकिन पैटर्न सेम होगा, सिर से पैर की ओर ही उसका विकास होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक प्रवृत्ति पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर। देखिए हमारा जो विकास होता है आनुवंशिक और वातावरण मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के योग से बना होता है, ठीक है। क्या होता है? हमारे योग से बना होता है। अगर बात करें कि इसमें सबसे पहला दे रखा है आनुवंशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं और भौतिक वातावरण, तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका मतलब तीनों जहां होंगे वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब होगा सरिएशन, मतलब क्या होता है, उसको क्रमबद्ध पैटर्न के अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है, इसके 4 अवस्थाएं होती हैं जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात करेंगे संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या आता है, बच्चा क्या करता है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न को हल कर लेता है, वो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें आ जाएगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे रिवर्सिबिलिटी। देखिए ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे जगह है थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तीन चीजें बताई जाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला क्या है, रिवर्सिबिलिटी। क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी एक होती है, ठीक, रिवर्सिबिलिटी। और तीसरा क्या है, कन्वेंशन, मतलब कंजर्वेशन। एक होता है कंजर्वेशन, क्या होता है, एक होता है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन जिसको संरक्षण बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, क्रमबद्धता, जिसको बोलते हैं हम सीरियल, ठीक, ऑर्डरिंग, क्या बोलते हैं, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग, क्या बोलते हैं, सीरियल ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग। ये 3 चीजें किसमें होंगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होंगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने जैसे बताया कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 3 चीजें होंगी, जो इसमें क्रमबद्धता पूछा गया था वो किसमें हो जाएगा, कंक्रीट में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सात्कार मतलब आत्म सात्कार और सामंजस्य के मध्य से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो बैलेंस, इक्विलिब्रेशन और असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन और भ्रम, ये 3 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बालक होता है क्या करता है कि वो संतुलन की भावना को करता है, क्या करता है, संतुलन जो होता है उसके अंदर वो दो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और सामंजस्य के मध्य से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो एक मनीष नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखना चाह रहा है। तो इसमें देखो ईगोसेंट्रिक बातें होती। अगर आपको हमेशा आपको बच्चे दिखेंगे कि अगर उनका निंजा हथौड़ी नाम का एक जो कार्टून आता है वो उनको प्रिय है तो वो भी उनको सभी को प्रिय लगता है। अगर उनको कार्टून देखना पसंद है तो सभी को कार्टून देखना पसंद होगा। लेकिन ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आत्म केंद्रिता। वो केवल एक ही चीज देखता है कि जो मुझे पसंद है वो सभी को पसंद होगा, खाने पीने से लेकर पहनने तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में उसका मत होगा। कानून व्यवस्था के मत में देखो, जहां कानून बने हैं कोई सजा होगी उसके लिए, कोई सजा होगी तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए कभी नहीं होगा। ये तो उसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की वाले में होता था।
आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। बी हमें लग रहा है। आगे देखते हैं, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए कभी नहीं। जब आप न्याय की जब बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज के मूल्यों की बात करते हैं, तो आप नियम कानून से अलग क्यों हटेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो राइट होगा। कौन सा? बी जो ऑप्शन है हमारा, कौन सा? बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर की कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बन सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, देखो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? ये तो कोहलबर्ग ने दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। ठीक है, कोहलबर्ग ने दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा दे रखा है कि व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, साइको कल्चर जो दिया है, किसने दिया है? ये हमारा बी ऑप्शन व्यक्तिगत विकास मनोविज्ञान सिद्धांत, ये लेव वाइगोस्की ने नहीं दिया है। सी ऑप्शन क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही हमारा राइट आंसर है जो लेव वाइगोस्की ने दिया। लगाव का विकास का सिद्धांत कोई सिद्धांत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अनदेखा करना नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और दिशाएं देने चाहिए, हिंट देना चाहिए। क्या हिंट्स देने चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंट देने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। आगे सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताना, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। डी क्या कह रहा है कि सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थियों को दंडित तो कभी नहीं करना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। अगर वो एक स्टेप में फंस रहा है तो उसको अगला स्टेप बता दो। ठीक है, मान लो कैरी में वो फंस रहा है कि कैरी कैसे ली जाती, तो आप बता दीजिए कि कैरी कैसे ली जाती, बस बात खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर संकेत होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, कंपटीशन नहीं करना है, जितना हो सके उतना कंठस्थी कभी नहीं करना है, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, गलत बात है। तो ये सारे गलत हो गए। लास्ट क्वेश्चन, सक्रिय भागीदारों द्वारा सर्जन की ओर, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, काफी लंबी वीडियो बन जाती है। आइए देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं। भाषाई बुद्धि है, बिल्कुल सही बात। स्थानिक बुद्धि भी है, संगीतक बुद्धि भी है, और भावात्मक बुद्धि, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस कोई नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? आई होप ज़्यादा स्पीड लग रही हो, थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं अपनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा मतलब अपने घर की भाषा, अपने कुनबे की भाषा। ये बच्चों को शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा वो सीख सकेंगे। अजर्सन क्या कहता है, मतलब उसका रीज़न क्या कहता है? अजर्सन जो दिया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि अजर्सन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न जो है उसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 13 नंबर सवाल क्या कहता है? 13 नंबर सवाल ये कहता है कि
क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, जेंडर बायस का मतलब होता है कि लड़की लड़कियों के प्रति विभेद करना, भेद करना और एक दूसरे से ज़्यादा बेटर बताना कि लड़कियों को मैथ नहीं आती, लड़कों को सिलाई बुनाई का काम नहीं आता, खाना बनाने का काम नहीं आता। ठीक, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाएंगी, लड़के बुलेट चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे। तो आई होप, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। कहता है रूढ़िवादियों को कैसे दूर करें। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना। विशिष्ट भूमिकाओं को क्यों बढ़ावा देंगे कि लड़के लड़कियां अपने आप में एक विशिष्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवाद को चुनौती दें। आई होप ठीक, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद्यार्थी के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना गलत बात है, समूह बना नहीं सकते। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। विद्यार्थी एक समान जेंडर आधारित वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम बता दें कि हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देखो प्रथम प्रधानमंत्री, और फिर बछेंद्री पाल देखो एवरेस्ट पे चढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भारोत्तोलक हमारे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम किए हैं जो रूढ़िवादिता को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा का मतलब क्या होता है, अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसमें करना क्या चाहिए, मतलब बहुत से बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे क्या आते हैं, क्लास में आते हैं। उसमें क्या करना चाहिए कि केवल प्रबल समूह सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कि जो प्रचलित है उन्हीं को करना है। बी ऑप्शन कह रहा था केवल सुविधा वंचित समूहों को सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता, बिल्कुल गलत बात है। किसी केवल वंचित, जहाँ केवल आ जाएगा वो निगेटिव है। प्रबल समूह के सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, ये भी गलत है, किसी को गलत भी नहीं ठहराना। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, सभी बच्चा अपने आप में यूनिक है, सभी बच्चे को अपने आप में कैपेबल है पढ़ने लिखने और समझने के लिए, तो आप उन्हें किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। अच्छा, कह रहा जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, देखो 3 प्रकार के आकलन होते हैं। अभी इसमें दे भी रखा होगा कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन और योगात्मक समेटिव एवल्यूएशन। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, कह रहा है कि अगर कोई बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, देखो जब आकलन विद्यार्थियों के लिए किसी कौशल संबंधी बोध समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण के प्रक्रिया के दौरान, अगर किसी दौरान किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो फॉर लर्निंग हो जाता है, फॉर लर्निंग हो जाता है। ऑफ लर्निंग कब होगा, जब हम बच्चों को पढ़ा लें उसके बाद कोई चीज़ बताएं। असतत मतलब क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब, नॉन कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन मतलब बीच बीच में रुक कर किसी का आकलन का। समेशु का मतलब साल भर में एक बार लें। ठीक है, अब देखो सभी अलग अलग थे, लेकिन एक क्या है उसके दौरान ले रहे हैं, उसके दौरान हम बना रहे हैं। ठीक, अगर देखो अगर मान लो कोई भी कुक या कोई भी खाना बनाते समय अगर उसको टेस्ट करता है, बीच बीच में नमक को टेस्ट करना क्यों, क्योंकि वो दौरान है, उसी वक्त वो समझ सकता है कि इसमें सब्जी में क्या है, कम नमक है तो क्या। लेकिन अब जब बन जाएगी वो जब दोबारा कभी बनाएगी वो ऑफ लर्निंग हो जाएगा। फॉर लर्निंग मतलब बनाते समय चेक करना, फॉर लर्निंग। ऑफ लर्निंग का मतलब होता है बाद में, जब कोई चैप्टर पढ़ा दिया जाए उसके बाद आकलन किया जाए, वो हमारा क्या होता है, ऑफ लर्निंग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का उद्देश्य है। आई होप
समावेशी होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं क्या दे रखा है इसके ऑप्शन। हाँ, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा मतलब एकत्रित होकर बढ़ाना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रकार के बच्चों को, विशिष्ट बालक हों, दिव्यांग बालक हों, कम सुनने वाले हों, ज़्यादा सुनने वाले हों, जैसे भी बच्चे हों, सभी को एक साथ एक बिल्डिंग में पढ़ाना, समावेशी शिक्षा, समावेश करना। स्पेशल एजुकेशन की कोई बात ही नहीं हुई है। आप अप्रगतिशील, नॉन प्रोग्रेसिव की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? आइए देखते हैं कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं देना। उन्हें उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उनकी कक्षा में चर्चा करें। हाँ, ये कहीं तक हद तक ये ऑप्शन सही लग रहा है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि उनके संदर्भ के बारे में बच्चों को जानने का प्रयास करें और कक्षा में चर्चा करें। यही ऑप्शन इज़ राइट आंसर, यही ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, गलत। अनदेखा करें, गलत हो गया। ढेर सारा काम, गलत हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्त किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करता है? मतलब शरीर के, तो जहाँ पे डिस्प्रेक्सिया लिखा हो, कहीं है डिस्प्रेक्सिया इज राइट आंसर। हमेशा हमने कल भी बताया था कि जहाँ पे पढ़ने की बात आए डिसलेक्सिया, जहाँ पे लिखने की बात आए वो डिस्ग्राफिया, यहाँ पे तो डिफेजिया भी लिखा, भाषा वैकल्य, भाषा पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत। डिसकैलकुलिया मतलब गणित विकार, मैथ जहाँ नहीं आती, प्लस माइनस में आप समझ नहीं पाते, ठीक है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया होगा। यहाँ पे क्या है, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा, छोटी छोटी मसल्स उसकी काम नहीं कर पा रही, तो डिस्प्रेक्सिया क्या होगा हमारा? डिस्प्रेक्सिया इज अ राइट आंसर, डिस्प्रेक्सिया इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 90 नंबर क्वेश्चन का था स्वनिलित ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना रहती है? संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धिलब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, ये तो होती ही नहीं है, किसी से बात नहीं करेगा ये बच्चा, ठीक है। 90 नंबर को क्या होगा आंसर? कह रहा है कि सबसे पहले संप्रेषण में कठिनाई, संप्रेषण में किसी से बात नहीं करता। ये दो प्रकार का होता है। ऑटिज्म ये हमारा क्या होता है, किसी से बात नहीं करता है, ठीक है। संप्रेषण करने में कठिनाई होता, अंतःक्रिया करता ही नहीं है, इसमें बुद्धिलब्धि की कोई बात ही नहीं, उच्च स्तरीय सामाजिक होगा नहीं, तो ए ऑप्शन इज कम्युनिकेशन, इसको दिक्कत होती है, ठीक। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? तो ये कह रहा है कि जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी चिंतन, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय नवाचारी, अनूठे विचार। हाँ, ये कह सकते हो कि डी ऑप्शन इज है मौलिकता, जिसमें हो कि खुद का चीज़ डेवलप करे, किसी की नकल ना करे। अगर फाइल भी बनानी है उसको अगर फाइल भी बनानी है तो वो अपने हिसाब से बनाए, अच्छा से क्रिएटिव करे, ठीक है। तो उसमें डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा सीमित होनी चाहिए। सीमित क्यों होनी चाहिए? कंठस्थीकरण होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। विद्यार्थियों की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उन्मुख होनी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की बात अगर करी जाती है, विकास पर केंद्रित करी जानी चाहिए। समालोचना का मतलब होता है गलत और सही की बात करना। तो इसमें कौन सी बात बिल्कुल सही है, कौन सा नहीं? सॉरी, इसमें ऑप्शन मैंने देखा नहीं है। 21 क्या कहता है कि, एक्सक्यूज़ मी एक मिनट, 20 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है गलत हो चुका है। एक बार देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन सभी से दिक्कत होता है। नॉट को मैंने ध्यान नहीं दिया और आंसर क्या लगा दिया? गलत लगा दिया, ठीक है। देखो
अब क्या करते हैं, देखो निम्नलिखित क्या है, सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रबल बिल्कुल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अभिसारी सोच नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वो आई होप आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अभिसारी सोच नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कहता है। 21 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि, क्या सुझाती है कि समालोचना चिंतन, इस पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समालोचना चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। गलत और सही के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को, क्या गलत है क्या सही है, उसके एक ही पहलू पर ध्यान ना देकर सभी पहलू पर। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, एक कक्षा में विद्यार्थी के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बिल्कुल गलत बात है, बाधा के रूप में नहीं, बाधा के रूप में नहीं। नकारात्मक पुनर्बलन मिटाए जाने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि नकारात्मक जो पुनर्बलन है बच्चों का वो मिटाया जाए, लेकिन नहीं, मतलब किसका, अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाए, पुनर्बलन। ठीक है, चलो ठीक है। सी ऑप्शन क्या था, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए तथा व्यक्तिगत जरूरतों को पूरी हो। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो सभी, देखो ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही होगा उसी की प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हमारे दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न हो, किसी चीज़ का द्वंद्व उत्पन्न हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जब बात करेंगे, अगर हम बात करें किसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कहता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहता है कि एक तकनीकी के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी चिंतन प्रकार, अभिसारी तो नहीं हो सकता, अपसारी हो सकता है। अपसारी जो हो सकता है, ये सी आंसर इज राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे विचार आते हैं। ठीक है, अभिसारी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, ये सब ना होकर सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन की हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। क्या करती है कि ज्ञान का प्रदाता। ठीक है, डी ऑप्शन, एक प्रगतिशाली कक्षा में अध्यापकों को ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्ववादी स्रोत, आधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान का सृजन करने से। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के लिए रियान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए एक तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को क्या करता है। देखो सबसे ज़्यादा क्या कर देता है, अनियमितता कर देता है। क्या करता, ओवर रियलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, वो कर रहा है कि सभी में लगा देंगे तो हमारा भूतकाल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 24 ऑप्शन था, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओवर रेगुलेशन कर लेता है। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 26 कहता है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सभी बच्चों को मानक निर्देश सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करता है। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन तो रहेगा नहीं। ठीक है, एक ही डंडे से सबको हाँकेगा, सभी बच्चों को मानक निर्देश देगा। हाँ, ये हो सकता है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में यूनिक है और अपनी क्षमता को सर्वोत्तम प्रकट करे। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो इसमें देखो, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज, तो इसमें सबसे सही क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम को हम समझेंगे ना, डायग्नोज करेंगे कि आखिर क्या समस्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के प्रति प्रतिस्पर्धा, अंकों को बढ़ाने के लिए नहीं कहना चाहिए। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। दंड कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानक दंड रखें। बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, बिल्कुल सही बात है। ये पॉजिटिव जो आएगा वो अपने आप ही दिख जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। 28 का हमारा डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक, 28 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 29 देखते हैं। 29 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, उसको अजर्सन वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि अजर्सन क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थी की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालय के विद्यार्थी की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत बात है। बाधा क्यों डालेगा? समाधान कौशल के बाधा डालता, मौखिकरण की बाधा क्यों डालेगा? जो हमारा ए तो सही, आर तो सही नहीं है, तो हमारा क्या है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही है। हाँ बिल्कुल, बाधा, एक मिनट, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो बाधा डालता है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा अगर इसको सही ढंग से पढ़ें, समझें कि अगर कभी हम क्या करते हैं, बोलने लगते हैं तो चीज़ें सरल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे अकॉर्डिंग ये इसमें सही नहीं बैठ रहा है। चलिए देखते हैं, इसका आप लोग आंसर करिएगा। 29 का ऑप्शन जो आप लोग है, 29 का आप लोग 29 का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसमें बी को हम कंसीडर करेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? अधिगम कुपोषण ही नहीं देगा, क्योंकि कुपोषण से क्या शरीर कुपोषित है तो पढ़ने में मन कहाँ लगेगा। समकक्षों के साथ सहयोग, बिल्कुल सही। अब सारी चिंताएं बिल्कुल सही हैं, अधिगम में सहायक हैं, ये भी अधिगम में सहायक, ये भी अधिगम में सहायक। कुपोषित हैं तो आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, सभी की कमी है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? थकान महसूस करते हैं 1 घंटे पढ़ने के बाद। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? आप इसमें सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या सुझाव आप दे सकते हैं, कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने डिस्कशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप लोग ज़रूर इसमें सुझाव दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे, प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स। आज के लिए बस